नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, नानक चंद रत्तू जी के द्वारा लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, अध्याय 9, पुस्तकों के प्रकाशन की चिंता, इसका मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ और अब ये दूसरा और आखिरी वीडियो है जिसे मैं बनाने जा रही हूँ। कृपया करके आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। चरम बिंदु 15 जुलाई 1956 की प्रातः मैं 26 अलीपुर रोड के लिए जल्दी ही चल पड़ा और 8 बजे वहां पहुंच गया। वह बिस्तर पर ही थे। टेबल लैंप जल रहा था। हाथ से लिखे नोट्स, बड़े आकार का उनका पेज, पेन होल्डर, सादे कागज, दवात, पेंसिल आदि उनके बिस्तरे से लगी मेज पर पड़े थे। ये संकेत कर रहे थे कि रात में मेरे जाने के बाद वे जग गए थे और पूरी रात पढ़ते लिखते रहे थे तथा अभी आराम करने लगे हैं। इस तरह भगवान बुद्ध और उनका धम्म का मुद्रण रेगे की देखरेख में शुरू हुआ। रेगे प्रूफ बेचते और वे उन्हें देखकर फिर लौटा देते थे। पुस्तक के मुद्रण में रेगे को काफी मेहनत करनी पड़ी। 14 सितंबर को उन्होंने विशेष सूची की 2 प्रतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजी और उनसे कहा कि उन्होंने पुस्तक पर पूरे 5 बरस लगाए हैं और इस पुस्तक की सितंबर 1956 तक बाजार में आ जाने की संभावना है। छपाई का खर्च 20,000 रुपये आएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रार्थना की कि भारत सरकार पुस्तक की 500 प्रति खरीद ले और उसे पुस्तकालयों व इस वर्ष बुद्ध की 25वीं जयंती समारोह पर आमंत्रित विद्वानों में वितरित करा दे। उन्होंने कहा, मैं बौद्ध धर्म में आपकी रुचि से परिचित हूँ, इसीलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। मुझे आशा है कि इस विषय में आप कुछ सहायता करेंगे। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, जैसा कि आपने सुझाव दिया है, मुझे ये मुश्किल लगता है कि आपकी पुस्तक की भारी मात्रा में खरीद संभव हो पाएगी। हमने बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रकाशन हेतु तो एक निश्चित धनराशि अलग रख छोड़ी थी। ये धनराशि पूरी खर्च हो गई, बल्कि इससे कुछ अधिक ही खर्च हो गया। बुद्ध संबंधित कुछ पुस्तकों के प्रकाशन पर धन खर्च करने का प्रस्ताव था, पर उसे मना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके पत्र को वे डॉक्टर राधा कृष्णन के पास भेज रहे हैं, जो बुद्ध जयंती समारोह के सभापति हैं। उन्होंने ये भी कहा, मैं ये राय दे सकता हूँ कि आपकी पुस्तक बुद्ध जयंती के अवसर पर दिल्ली व अन्य स्थानों पर बिक्री हेतु रखी जाए। इस समय बहुत से लोग विदेश से आएंगे और अच्छी बिक्री होनी संभव है। अपनी प्रमुख कृति भगवान बुद्ध और उनका धम्म को अच्छी तरह समझने के लिए उन्होंने 2 अन्य पुस्तकें शुरू की थी, बुद्ध और कार्ल मार्क्स और प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। अपने पूरे प्रयत्न के बावजूद बुद्ध और कार्ल मार्क्स मार्च 1956 के अंत तक पूरी ना हो सकी। उन्हें एक अध्याय लिखने की और जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने कार्ल मार्क्स की पूंजी कैपिटल पुस्तक में कुछ भागों को चिन्हित कर रखा था और उसमें से रफ नोट्स बना रखे थे। उसे बाद में विस्तार दिया जाना था। दरअसल इस अध्याय को वे बहुत महत्व दे रहे थे, क्योंकि इसकी व्याख्या उन्होंने चिंतन को उद्वेलित कर देने वाले विचारों से की थी। प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति भी अधूरी थी। उसमें कुछ और अध्याय जुड़ने थे, जिसके लिए उन्होंने इधर उधर बिखरे तथ्यों को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत संजोया था। इन 2 पुस्तकों को अधूरा छोड़कर उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान बुद्ध और उनका धम्म की ओर केंद्रित किया। यही एकमात्र पुस्तक थी जो पूरी हो सकी। उन्हें पूरा विश्वास और आशा थी कि कठोर परिश्रम करके अपने गिरते स्वास्थ्य के बावजूद वह इन पुस्तकों को पूरा कर लेंगे। इन पुस्तकों को शीघ्र प्रकाशित कराने की उनकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी, जिसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है, वर्णन नहीं। वे अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद रात दिन व्यस्त रहते थे। कभी कभी पूरी रात लिखते पढ़ते व्यतीत हो जाती थी। वे मुझे बोलकर लिखाते और ढेर सारा मैटर टाइप कराते। ना खुद कुर्सी से उठते, ना मुझे एक क्षण के लिए हटने देते। शौचालय, स्नानागार जाने के अतिरिक्त वे हमेशा व्यस्त रहते। यहाँ तक कि नाश्ता, दोपहर व शाम का भोजन कमरे में ही लेते। वे चाय बार बार पीते थे। ऐसे मौके पर उनकी इच्छा का अनुगामी होने के नाते मैं वहीं बना रहता और काम करता रहता। एक बार 3 मार्च 1956 को शनिवार के दिन मैंने घर जाने के लिए उनसे आज्ञा ली। उस समय रात के 12 बजे थे। अगले दिन प्रातः 8 बजे जब मैं उनके आवास पर पहुंचा तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि विद्वान संत अपने लेखन में खोए हुए थे। उसी कुर्सी पर बैठे थे जिस पर मैं पिछली रात उन्हें बैठा छोड़ गया था। बिना किसी आहट के मैं कुछ क्षणों तक उनके सामने खड़ा रहा। वे अपने काम में गहरे डूबे हुए थे। उन्होंने मेरी उपस्थिति तब महसूस की जब मैंने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें नमस्कार किया
और उनकी मेज पर कागजात रखे। उन्होंने अपना सर उठाया और अचानक बोले, तुम अभी भी यहीं हो, घर नहीं गए? जब उनको ध्यान दिलाया कि ये रविवार की सुबह 8 बजे का समय है और मैं शनिवार की रात घर बिताकर सुबह काम पर वापस आया हूं, तो उन्होंने विस्मय से चश्मे के भीतर से देखा। अच्छा, ऐसा है? मैं समझा कि तुम यहीं बने रहे हो, घर नहीं गए। मैं जान ही नहीं पाया कि सुबह हो गई है। कभी कभी उनके कमरे की दीवार घड़ी व मेज की घड़ी का समय 1-2 घंटे बढ़ा दिया जाता था ताकि उन्हें बताया जा सके कि काफी विलंब हो चुका है और अब उन्हें आराम करना चाहिए, पर इसका कोई असर उन पर नहीं होता था और उनका पढ़ना लिखना जारी रहता था। कभी कभी मैं आधी रात बीत जाने के बाद उनसे घर जाने की आज्ञा लेने जाता तो वो कहते, तुम आज इतनी जल्दी जा रहे हो? विलंब होने पर बिजली का मुख्य बटन ऑफ कर देने की मेरी चतुराई भी काम न आती। वह बहुत जोर से चिल्लाते कि बिजली बार बार क्यों जा रही है। जनवरी 1954 में उन्होंने हिंदूवाद की गुत्थियां, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, पुस्तक लिखनी शुरू की और नवंबर 1955 तक उसे पूरा कर दिया। मजबूत बढ़िया कागज पर प्रेस के लिए 4 प्रतियां टाइप की गईं। जब उन्हें ध्यान दिलाया गया कि 4 प्रतियों में पांडुलिपि तैयार कराने की कोई जरूरत नहीं थी, तो तुरंत वह हंसते हुए बोले, देखो, मेरी पुस्तक का शीर्षक क्या है? हिंदूवाद की गुत्थियां, जो अपने आप में स्वयं जवाब है। मेरा अपना प्रेस तो है नहीं और स्वाभाविक तौर में ये मुद्रण हेतु किसी हिंदू के प्रेस में जाएगी। ये खो सकती है, जलाई या नष्ट की जा सकती है और इस तरह मेरी कई वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कोई बात नहीं कि खर्च कितना आता है, मेरे पास एक अतिरिक्त प्रति जरूर रहनी चाहिए। ये पुस्तक हर तरह से पूर्ण हो चुकी थी, पर इसका मुद्रण रोके रखा गया था क्योंकि वह उसमें 2 महत्वपूर्ण चित्र और जोड़ना चाहते थे। एक चित्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित था, जो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति थे। जब वह बनारस गए थे तो ब्राह्मणों की पूजा की थी और उनके पैर धोकर चरणामृत पिया था। दूसरा चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था। वह 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मणों द्वारा आयोजित यज्ञ पर बैठे थे, जो स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पद पर एक ब्राह्मण के आसीन होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा दिए गए राजदंड को धारण किया था और उनके द्वारा लाए गए गंगा जल को पिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र तो उपलब्ध हो गया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र की तलाश जारी थी। जब भी डॉक्टर अंबेडकर ने कोई पुस्तक लिखनी प्रारंभ की, उन्होंने उसे आशा, विश्वास और तन्मयता से शुरू किया। जब पांडुलिपि पूर्ण होने के बाद प्रकाशक के पास जाने को तैयार हो जाती तो उसे देखकर उन्हें अतिशय प्रसन्नता होती थी। उनके विचार छप जाते, पुस्तक प्रकाशित हो जाती तो उन्हें स्वाभाविक आनंद की अनुभूति होती। वे इस अवसर पर खुशी मनाते, चुटकुले सुनाते और रेडियो पर अपने मनपसंद गाने की धुन पर गाना गाते। पर अफसोस, अपने जीवन काल में वे पुस्तक को देख न पाए। दुर्घटनावश पांडुलिपि की 4 प्रतियां एक साथ गायब हो गईं। ये किसने किया? इस शरारत के पीछे उद्देश्य क्या था? इस विषय में अपनी आगामी पुस्तक में मैं बिना हिचकिचाहट व भय से विस्तार से लिखूंगा। हालांकि ये संतोष की बात है कि कई स्रोतों से बिखरे हुए तथ्यों को एक पुस्तक के रूप में लाया गया है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार धन्यवाद की पात्र है। यदि मूल पांडुलिपि कभी मिल जाए तो ये एक आश्चर्यजनक उपलब्धि होगी। तो साथियों, ये अध्याय आज पूरा हुआ। आगे मैं फिर मिलूंगी आपको एक दूसरे अध्याय के साथ में। इजाजत चाहूंगी, आपके अच्छे जीवन की कामना करते हुए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।